बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर वापस आज शालू खिन्न मन से टेरेस पर जाकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर गान कुछ भी उसके मन को वह सुकून नहीं दे पा रहा था जो वो अपने पिछले शहर के घर में छोड़कर आई थी। शालू की इधर उधर दौड़ती सरसती नजर थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया, क्यों इस तरह से ये मेरे घर की ओर ताकती है। शालू की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई, मन में शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले भी शालू उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। पति सुधीर का बड़े ही शॉर्ट नोटिस में तबादला हुआ था। वो तो आते ही काम में अपने व्यस्त हो गए थे और ऑफिशियल टूर में चले गए थे। छोटी शैली का तो पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर सोनू को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास के मिला। वो दोनों भी धीरे धीरे अपने रूटीन में आ रहे थे, लेकिन शालू उनकी स्थिति तो जड़ से उखाड़कर दूसरी जमीन पर रोपे गए पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी भी नई जमीन पर नहीं पनप पाया था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था पूना में। उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वो घर और रसोई दोनों छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर सुधीर के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। यहाँ ना आसपास कोई अच्छा डे केयर है और ना ही कोई भरोसे लायक मेड ही मिल रही थी। उसका कैरियर तो चौपट ही समझो, और इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र बुढ़िया कहीं छिपकर घर की टोह तो नहीं ले रही। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फरोती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते शालू परेशान हो उठी। 2 दिन बाद सुधीर टूर से वापस आए तो शालू ने उस बुढ़िया के बारे में उन्हें संपूर्ण बताया। सुधीर को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बुलाना, वो उनका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शालू का घर को दोबारा ढर्रे पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी उसे। एक दिन सुबह शालू ने टेरेस से देखा, वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उसके मेन गेट पर आया हुआ था और सुधीर भी उससे बातें कर रहा था। और वो उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी उसे लग रही थी। शालू को लगा उसने ये चेहरा कहीं और देखा है, मगर कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि एकाएक सुधीर घर के अंदर आ गए और वो बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? शालू ने चिंतित स्वर से सुधीर से पूछा। बताऊंगा बताऊंगा तो तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही हो वैसे कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? शालू का विस्मय चेहरा आगे की बात सुनने को बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतानु से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी शांतानु की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया और फिर घर को बेचकर स्वयं विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ गायत्री देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लगता है। सुधीर का चेहरा वितृष्णा से भर उठा। वही शालू याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया। स्टोर रूम में सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखाई दी थी। वही पुरानी, उसमें फोटो भी लगी थी। उसका चेहरा ही इस बुढ़िया से मिलता जुलता था। तभी मुझे लग रहा था कि इस बुढ़िया को मैंने कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई हैं? क्या घर वापस लेने? पर हमने तो इसे पूरी कीमत पर खरीदा है। शालू चिंतित हो उठी। नहीं नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करनी चाहती हैं जहाँ उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों पे कोई विश्वास नहीं है। तुम्हें ना सही, उन्हें तो है। और अगर हमारी हाँ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो हमारा क्या घट जाएगा? ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमाने मन से शालू ने हामी भर दी। गायत्री देवी अंदर आ गई। क्षीण काया, तन पर पुरानी साड़ी, सूती कोरी, बड़ी सी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने सुधीर और शालू को ढेरों आशीर्वाद दिया। नजरें भर भर कर उस पराये घर को देख रही थी जो कभी उनका हुआ करता था। आंखों में कितनी स्मृतियां, कितने सुख
और कितने ही दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई और कुछ देर आंखें बंद करके बैठी रहीं। बंद आंखों के लगातार आंसू रिस रहे थे। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी और सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर स्वर उनका भर आया। यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी बिताए यहाँ अपनों के साथ। मैंने शांतानु के पिता के जाते हुए दिनों को देखा है, मगर शांतानु के पिता के जाते ही आंखें पुनः भर आई। शालू और सुधीर निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर बाद घर से जुड़ी बातें कर गायत्री देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे ही चौखट को बाहर जाने को तैयार हुए, पर वो जाना नहीं चाहती थी। उनके पैर वहीं पर रुक गए। उनकी इस हालत को वो दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ, कहकर गायत्री देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई। शालू और इशारे से सुधीर को भी बुला लिया और कहा, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है, जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें। अकेली हैं, बेसहारा है और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छी खान पीने की उनको देंगे और उनकी देखभाल करेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है, नौकर की तरह हम उनको रखेंगे? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं। हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। काम के लिए तो मेड भी है, बस ये घर में रहेंगी तो घर की आदमी की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नजर रख सकेंगी, बच्चों की देखभाल कर पाएंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पे जा सकती हूँ। मुझे भी पीछे से घर की बच्चों के खान पान की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएंगी? क्यों नहीं, हम इन्हें उस घर में रहने का मौका जो दे रहे हैं जिनमें उनके प्राण बसते हैं, जिसे ये छिप छिप कर देखा करती हैं। और अगर कहीं मालकिन बन घर में अपना हक जमाने लगी तो क्या, निकाल बाहर करेंगे। घर तो हमारे लिए नाम ही है, ये बुढ़िया क्या कर सकती हैं। ठीक है, तुम बात करके देखो, सुधीर ने सहमति जताई। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती है? लेकिन फिर बुझ गई। आज के जमाने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा, वहाँ ये पराये लोग उस बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको नाहक की परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी गायत्री देवी शालू की आंखों में छिपी मंशा समझ गई थी, पर वो मना नहीं कर सकी। गायत्री देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सदे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी बेखूबी से संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलता था। पता ही नहीं चलता था कि ऐसा साल भर बीत गया। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मुनहर करके बस तक छोड़ के आती, फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देखरेख में बाई से सारा काम कराती। रसोई का तो वो काम स्वयं ही बड़े ध्यान से करती थी। खासकर बच्चों के स्कूल से आने के वक्त वह नित्य नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार करती। शालू भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज्जा के अलावा कुछ भी मन से नहीं खाते थे, वो उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर पर पहुंच जाना। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक और जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वही हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदतें भी उनसे दूर जा रही थी। शालू और सुधीर बच्चों में आज सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि बच्चों के पास बैठ पाते के लिए उनके पास समय ही नहीं होता था। पहली बार शालू ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उनके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुके थे। आज शालू का जन्मदिन था। सुधीर और शालू ने ऑफिस से थोड़ी जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेंगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से बहुत बेहद सुंदर सजाया हुआ था। वहीं अम्मा ने शालू की मनपसंद डिशेज और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत पर से शालू अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आईं। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसको आदत कभी भी नहीं थी और इससे पहले बच्चों ने कभी उसके लिए ऐसा कोई खास
किया ही नहीं था। बच्चे दौड़कर शालू के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना इतना अच्छा कि क्या बताओ, कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया था कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत ही खुशी देता है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब कुछ किया। शानू की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार ही मिला था, और वो भी उन्हीं के संस्कारों के कारण। केक कटने के बाद गायत्री देवी ने अपने पल्लू में बंधी लाल रुमाल में लिपटी एक चीज निकाली और शालू की ओर बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। शालू ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वो चौंक पड़ी। ये तो सोने की चेन है। हाँ बेटी, सोने की है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूं। कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक चेन है जिसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूंगी? तो पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। शालू की अंतर्मात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थ में तत्पर हो इतना बड़ा दिल कि अपने पास बचे इकलौते स्वर्ण धन को भी वो उसे सहज ही दे रही है। नहीं नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर ही इसे रख ले। मेरी तो उम्र भी हो चली है, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं भी या नहीं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका सहाय हमारे सिर पर। जैसे बरसों बाद कहकर शालू उनसे ऐसी लिपट गई, जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से गले मिलती है। वो जन्मदिन शालू कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन ऐसे बेशकीमती उपहार मिला था जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन गायत्री देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुनः प्रतिष्ठा हुई थी। घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में जिनकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई, वो पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी जिस पर लिखा था गायत्री देवी।